हेलो, स्वागत है आप सभी का फार्माकोलॉजी लेक्चर्स में। ये हमारी फार्माकोलॉजिकल प्रैक्टिकल की सीएस सीरीज़ है और जहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग के बारे में हम लोग डिस्कशंस कर रहे हैं। बड़े टॉपिक जैसे कि डायबिटीज़ हो गए, हाइपरटेंशन हो गए, ट्यूबरक्लोसिस हो गए, एंटीमाइक्रोबियल्स में से काफ़ी टॉपिक है, सीएनएस में से जैसे एपिलेप्सी हो गया। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं कि जो बड़े टॉपिक्स हैं और इसमें से प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग और क्रिटिसिज्म के ऊपर आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट पूछ सकते हैं प्रैक्टिकल में, जहाँ पे आपको गलत प्रिस्क्रिप्शन दिया जाएगा, करेक्ट करके आपको सही प्रिस्क्रिप्शन लिखना है, गलत पॉइंट्स आपको पॉइंट आउट करने हैं। इसका वाइवा भी हो सकता है। बड़े टॉपिक्स हैं प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग के, ये सीरीज़ में हमने हो सके उतना उसको कंसाइज किया है और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो वाइवा के लिए ज़रूरी है, आपको नॉर्मल पता होने चाहिए, उसी के ऊपर हमने ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कशंस किया है। तो सेम उसी वे में हम लोग डायबिटीज़ मेलाइटस का आज टॉपिक लेके आए हैं। हो सके उतना कंसाइज रखा है, फिर भी ये बहुत बड़ा टॉपिक है। लेक्चर में कम से कम 3 या 4 लेक्चर होते हैं 1-1 घंटे के, तभी हमें डिटेल में पता लगता है। फिर भी हम ट्राई करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा कंसाइज वे में आपको सभी इन्फॉर्मेशन दे पाएँ। तो डायबिटीज़ मेलाइटस एक्चुअली एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है और उसका कैरेक्टर होता है कि बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाना, जिसे हम लोग हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। उतना बढ़ जाता है कि यूरिन में भी पास आउट होता है ग्लूकोज, जिसे ग्लाइकोज यूरिया कहते हैं। लिपिड का लेवल अल्टरेशन होता है और नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस क्रिएट होता है। क्या है ये सब चीज़ें, क्यों होता है, सभी के बारे में हम लोग डिस्कशंस करेंगे। तो डायबिटीज़ के यूजुअली तो कई टाइप हैं, लेकिन मेजरली 2 टाइप में डिवाइड होता है, टाइप 1 डायबिटीज़ एंड टाइप 2 डायबिटीज़। अभी पैथोफिजियोलॉजी समझना ज़रूरी है, तभी हम लोग उसका फार्माकोलॉजी के ऊपर फोकस कर पाएंगे। हमें पता ही है कि इंसुलिन जो एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन है, जो पैनक्रियास के बीटा सेल में से प्रोड्यूस होता है, और वो जो इंसुलिन बॉडी में ग्लूकोज का लेवल कंट्रोल में रखने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। अभी ये जो बीटा सेल है पैनक्रियास में, जो इंसुलिन का लेवल बढ़ाते हैं या फिर इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं, उनका टोटल लॉस हो जाता है टाइप 1 डायबिटीज़ में। टाइप 1 डायबिटीज़ में ये जो बीटा सेल है उनका डैमेज हो जाता है। वो डैमेज मोस्टली ऑटो इम्यून प्रकार से होता है। तो ऑटो इम्यूनिटी जो है वो बीटा सेल का लॉस करती है, और जिससे क्या होता है कि बीटा सेल्स इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर सकते, और जिससे इंसुलिन डेवलप ही नहीं होता है, तो फिर इंसुलिन उसके रिसेप्टर पे काम भी नहीं कर पाएगा, तो इंसुलिन का कोई एक्शन नहीं होता है, और जिसकी वजह से बॉडी में हाइपरग्लाइसेमिया और बाकी सब सिम्टम्स और सिचुएशंस क्रिएट होती है। तो वो है टाइप 1 डायबिटीज़ कि जहाँ पे लॉस ऑफ बीटा सेल्स होता है। जबकि टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या होता है कि टाइप 2 डायबिटीज़ में इसके साथ साथ एक और चीज़ भी होती है, और जिसे बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। ये क्या होता है कि यहाँ पे टोटल बीटा सेल लॉस नहीं होता है, कुछ बीटा सेल्स होते हैं, अवेलेबल हैं, जो इंसुलिन रिलीज़ भी करते हैं, लेकिन जब इंसुलिन उसके रिसेप्टर्स के ऊपर जाके काम करने लगता है, तो उसके जो रिसेप्टर्स हैं वो फंक्शनल नहीं रहते हैं, प्रॉपर काम नहीं कर पाते, तो इवेंचुअली इंसुलिन का एक्शन प्रॉपर क्रिएट नहीं हो पाता है, और जिससे हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरलिपिडेमिया, इन्फ्लामेटरी और ये सब जो डायबिटीज़ वाली सिचुएशंस है वो क्रिएट होती हैं। तो यहाँ पे जो डायबिटीज़ वाली सिचुएशन क्रिएट हुई है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से हुई है। इंसुलिन यहाँ पे है लेकिन उसके रिसेप्टर्स प्रॉपरली काम नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे उसके जो प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं वो प्रॉपर काम नहीं कर पा रहे, जिससे इंसुलिन का रिलीज़ है वो नहीं हो रहा है, और जिससे उसका एक्शन नहीं हो पा रहा है। तो ये दोनों अलग अलग प्रकार के मेजर डायबिटीज़ है। इसके अलावा जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो गया, या फिर प्रेगनेंसी में जो नॉर्मली हम लोग कहते हैं, उसे भी एक प्रकार से डायबिटीज़ कहा जाता है, लेकिन अभी उसके बारे में हम लोग डिस्कशंस नहीं करेंगे। इंसुलिन का एक एक्शन जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि इंसुलिन बेसिकली क्या एक्शन करता है, क्यों इंसुलिन बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो इंसुलिन एक बॉडी के लिए एनाबॉलिक हार्मोन के टाइप में काम करता है। तो एनाबॉलिक का मतलब है कि ये डिस्ट्रक्शन नहीं करता है, ये फॉर्मेशन करता है। कैटाबॉलिक जो होता है वो डिस्ट्रक्शन करता है। तो इंसुलिन है वो एनाबॉलिक हार्मोन है। मीन्स कि जब भी हम लोग कुछ फूड खाते हैं, तब यहाँ से ग्लूकोज ब्लड के अंदर होता जाता है, और ग्लूकेगॉन लाइक पेप्टाइड्स, कुछ पेप्टाइड्स रिलीज होते हैं, और ये पेप्टाइड्स इंसुलिन को ट्रिगर करते हैं, सॉरी बीटा सेल को ट्रिगर करते हैं पैनक्रियास के, कि जिससे इंसुलिन आ जाए। अभी इंसुलिन का काम क्या है कि जो भी ग्लूकोज लेवल बढ़ा है ब्लड में उसको घटाए,
फिर से नॉर्मल लेवल पर लाए, क्योंकि हमने खाया है तो ग्लूकोज लेवल बढ़ा है, उसको नॉर्मल लेवल लाने में इंसुलिन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो कैसे वो नॉर्मलाइज करेगा ग्लूकोज को? तो पहले तो वो लीवर को बोलेगा कि भाई अभी जो ग्लूकोज आउटपुट है ब्लड के अंदर वो आप बंद कर दीजिए, ग्लूकोनियोजिनेसिस की प्रोसेस है तो वो बंद कर दीजिए। तो ग्लूकोज आउटपुट का जो पूरा प्रोसेस है वो लीवर में बंद हो जाएगा, ग्लाइकोजन के रूप में स्टोरेज होना शुरू हो जाएगा उसके विपरीत। दूसरा चीज़, जो ग्लूकोज है उसका यूटिलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। अभी जो ग्लूकोज है उसका पेरिफेरल यूटिलाइजेशन होता है, उसका यूटिलाइजेशन होता है स्पेशली मसल टिश्यूज़ के अंदर, फैटी टिश्यूज़ के अंदर ग्लूकोज चला जाता है। कैसे चला जाता है? जब भी इंसुलिन होता है तो इंसुलिन जब भी उसके रिसेप्टर्स के ऊपर काम करता है तो इमीडिएट एक्शंस के तौर पे उसकी इंसुलिन की एक एक्शन है कि ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन होना। तो ग्लूकोज के GLUT4 रिसेप्टर्स के थ्रू मसल के अंदर चला जाता है ग्लूकोज, तो यूटिलाइजेशन उसका बढ़ता है और जिससे ब्लड में से ग्लूकोज कम होता है, फैटी टिश्यूज़ के अंदर भी जाता है। दूसरा, उसका वो कन्वर्जन करता है फैट में, जिससे लाइपोजिनेसिस होता है और लाइपोलिसिस की जो प्रोसेस है वो कम होती है। ठीक है। सो इस प्रकार से जो भी ब्लड में ग्लूकोज का लेवल खाने के बाद जो बढ़ा है उसको फिर से नॉर्मल लाने के लिए इंसुलिन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। इसके अलावा भी उसकी लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स भी होती है इंसुलिन की बॉडी के अंदर, जैसे सेल ग्रोथ हो गया, प्रोटीन सिंथेसिस हो गया, ये सब थोड़ी इंटरमीडिएट टू लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स भी होती है। तो ये इमीडिएट इफेक्ट्स के अलावा इंटरमीडिएट और लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स भी होती है, लेकिन उसके ऊपर अभी हम फोकस नहीं कर रहे हैं। उसकी नॉर्मल जो ग्लूकोज के ऊपर इफेक्ट ये होती है कि ग्लूकोज का यूटिलाइजेशंस करती है, ज़्यादा ग्लूकोज प्रोडक्शंस कम करवा देती है। तो क्या होगा अब जब बॉडी के अंदर इंसुलिन काम नहीं कर पाएगा? जैसे हमने यहाँ पे देखा है कि अब इंसुलिन काम कर रहा है तो सब कुछ सही चल रहा है। अगर इंसुलिन काम नहीं कर पा रहा है तो हमें जैसे डिसाइड किया कि कैटाबॉलिक स्टेट क्रिएट होता है, एक कैटाबॉलिज्म में बॉडी चला जाता है। यहाँ पे पूरा विपरीत चीज़ होता है, जहाँ पे ग्लूकोज का लेवल बढ़ता रहता है और वो ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन नहीं होता है। जैसे पहले हमने बात की थी मसल में, तो मसल में ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन नहीं होता है। ग्लूकोज है आपके पास, बहुत सारा है, ब्लड के अंदर काफ़ी ग्लूकोज है, लेकिन वो मसल टिश्यूज़ के अंदर नहीं जा पाता, सेल के अंदर नहीं जा पाता, क्योंकि इंसुलिन नहीं है यहाँ पे। इंसुलिन होना बहुत ज़रूरी है ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन होने के लिए। सिर्फ आप ऐसा समझते हैं मैं ग्लूकोज पी के मेरा मसल के अंदर ग्लूकोज चले जाएगा, तो वो नहीं है, उसके साथ साथ इंसुलिन भी चाहिए आपको। तो ग्लूकोज का लेवल बहुत बढ़ जाएगा, इंसुलिन नहीं होगा तो ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन नहीं होगा। दूसरा चीज़, बॉडी के अंदर ग्लूकोज प्रोडक्शन का प्रोसेस चलता रहेगा। ठीक है, वो ग्लाइकोजन टूटता रहेगा, ग्लूकोज प्रोडक्शन बढ़ता रहेगा, लाइपोलिसिस का प्रोडक्शन बढ़ेगा। लाइपोलिसिस होगा तो लाइपोलिसिस से फ्री फैटी एसिड जनरेशंस होगा, उससे इवेंचुअली कीटोन बॉडीज जनरेट होगा। तो आपके यूरिन के अंदर ग्लूकोज, कीटोन बॉडी, ये सब चीज़ें आपको दिखेंगी, जिससे ऑस्मोलरिटी बढ़ेगी और यूरिनेशन होगा। ठीक है, और आपको थर्स्ट लगेगी, ज़्यादा से ज़्यादा थर्स्ट लगेगी, बिकॉज ग्लूकोज बॉडी बाहर जा रहा है, तो एक कैटाबॉलिक स्टेट में बॉडी है, और आपको भूख लगेगी। और क्या होगा? और जो होगा वो प्रोटियोलाइसिस भी होगा। जो प्रोटीन है आपके बॉडी के अंदर, वो प्रोटीन का भी लाइसिस होगा, टूटेगा, तो उसके अंदर से अमीनो एसिड बनेगा, वो अमीनो एसिड जाएगा लीवर में, और जिससे इवेंचुअली लीवर के अंदर से यूरिया बनेगा, और यूरिया के फॉर्म में भी ये प्रोटीन लॉस होगा। तो नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस जिसे कहते हैं, तो प्रोटीन का भी लॉस होगा। तो नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस होगा, ग्लूकोज का लॉस होगा, कीटोन बॉडीज निकलेंगे। तो ये सब चीज़ें इवेंचुअली एक हाइपर कैटाबॉलिक स्टेट जैसी सिचुएशन क्रिएट करते हैं, और जहाँ पे आपको ऐसे सिम्टम्स होंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा यूरिनेशन जाना पड़ेगा, आपको भूख लगती रहेगी, हंगर सेटिस्फाई नहीं होगी, फिर भी आप थक जाएंगे, एक्सट्रीम फटीग होगा, क्योंकि बॉडी कैटाबॉलिक स्टेट में है। तो पतले हो के डायबिटीज़ नहीं होता है या मोटे हो के डायबिटीज़ होता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, सो एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है, हर एक बॉडी का अलग अलग होता है। ब्लरिंग ऑफ विजन, टिंगलिंग ऑफ हैंड्स होना, ज़्यादा शुगर बढ़ जाएंगे तो वो जो नर्व टिश्यूज़ हैं, नर्व्स हैं, उसके आसपास डिपोजिशंस होगा, और जिससे न्यूरोपैथी हो सकता है। वेट लॉस होना, बहुत थर्स्ट होना, हीलिंग ऑफ वुंड इवेंचुअली अफेक्ट होना, ये लेटर कॉम्प्लिकेशंस में है। और साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस से हेडेक, डिजीनेस इनिशियल स्टार्ट होना। तो ये कुछ अर्ली सिम्टम्स हैं डायबिटीज़ से। इसके ऊपर से हमें ऑलवेज
डायबिटीज़ के ऊपर ध्यान देना चाहिए, और HbA1c का लेवल जो है वो प्रॉपर पिक्चर क्रिएट करता है। पोस्ट प्रेंडियल और फास्टिंग शुगर के ऊपर से भी हमें आइडिया लगता है। तो ये डायग्नोसिस के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर ट्रीट नहीं किया जाए तो ये कंडीशन ज़्यादा से ज़्यादा वर्स होगी। इन्फ्लामेटरी कंडीशंस क्रिएट होती हैं एंडोथेलियम में, और जिससे सेरेब्रोवास्कुलर डिसीजेस होते हैं, किडनीज़ को डैमेज होता है, डायबिटिक फुट इन्फेक्शन होने का चांसेस होता है, हीलिंग कम होता है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी होता है, कार्डियोवैस्कुलर कंडीशंस ऑब्वियसली, और मेन जो है वो रेटाइनोपैथी। तो अब अगर किसी पेशेंट्स को डायबिटीज़ है तो ऑलवेज़ ये सब चीज़ों का चेकअप या फिर इंक्लूजन बहुत ज़रूरी है। आई चेकअप, कार्डियोवैस्कुलर, किडनी फंक्शंस, ठीक है, ये सब चीज़, स्पेशली फुट का ध्यान रखना, अपने न्यूरोपैथिक कंप्लेंट, तो ये सब चीज़ों को हमें कभी भी निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। अभी इंसुलिन के बारे में पढ़ रहे हैं तो इंसुलिन की प्रिपरेशंस के बारे में भी पढ़ेंगे। अगर आपको इंसुलिन बाहर से देने की ज़रूरत है तो किस प्रकार के इंसुलिन आप दे सकते हैं। तो जनरेशनली इंसुलिन एक बहुत बड़ा डिस्कवरी है। बेस्टिंग और बेंट नाम के साइंटिस्ट ने अच्छा डिस्कवरी किया था, और इसी के ऊपर से धीरे 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 इंसुलिन को सिंथेटिक प्रिपरेशंस करने का मौका मिला। तो पहले जो इंसुलिन से जो एनिमली डिराइव्ड थे तो उसमें एंटीजेनिसिटी बहुत ज़्यादा थी, एनाफाइलैक्टिक रिएक्शंस होते। धीरे धीरे उसके प्योरीफाइड वर्जन्स बनने लगे और इवेंचुअली सिंथेटिक इंसुलिन बनने लगे। तो अभी ये ज़्यादा से ज़्यादा यही यूज़ होते हैं। तो एक रेगुलर इंसुलिन होता है जिसे सॉल्युबल इंसुलिन भी कहते हैं। ये क्लियर होता है, और अगर उसका ऑनसेट ऑफ एक्शन देखिए, ये बहुत ही ज़रूरी है। तो 0.5 to 1 आवर में उसका ऑनसेट ऑफ एक्शन है, और उसका जो पीक होता है वो पीक जाने में उसको 2 से 3 घंटा लग जाता है। तो उसका पीक एक्शन, पीक हाइपोग्लाइसेमिक एक्शन हम कह सकते हैं, वो 2 से 3 घंटा लगता है। ड्यूरेशन 6 से 8 घंटे तक उसका रहता है, और ये सभी प्रिपरेशंस के साथ ऑलमोस्ट मिक्स होता है। ग्लार्जिन, डेटेमीर जैसे जो न्यूअर लॉन्गर एक्टिंग है उसके साथ नहीं होता है, क्योंकि उनका पीएच अलग होता है। इसके अलावा सभी के साथ ये मिक्स हो सकता है। तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव इंसुलिन है, रेगुलर इंसुलिन, काफ़ी सारी सिचुएशंस में यूज़ होता है। लेकिन इससे थोड़ा दिक्कत ये था कि खाने के पहले आपको बहुत टाइम पहले लेना पड़ता था, और इसका जो इफ़ेक्ट आता था वो लेट आता था। कई बार पीक 2-3 घंटे में आता है, तो उसके बाद हाइपोग्लाइसीमिया के चांसेस भी रहते हैं। तो जिसको रेगुलर बेसिस पे लेना है उसके लिए थोड़ा दिक्कत था। तो इसीलिए जो रैपिड एक्टिंग इंसुलिन्स हैं वो काफ़ी इफ़ेक्टिव है, जैसे लिस्प्रो, एस्पार्ट और ग्लूलिसिन यहाँ पे नाम हो गए। इसका अगर आप एक्शन देखें तो कंपैरेटिवली क्विकर एक्शन है, 0.2 to 0.3, बहुत क्विकर एक्शंस है। पीक भी है उसका है वो कंपैरेटिवली आगे है, ड्यूरेशन भी कम है। तो इसको भी मिक्स किया जा सकता है इंटरमीडिएट एक्टिंग और रेगुलर के साथ। तो इसलिए ये जो इंसुलिन हैं ये भी काफ़ी अच्छे से यूज़ होते हैं, स्पेशली जब खाने के पहले यूज़ करना हो तो। उसके बाद आते हैं एक इंटरमीडिएट इंसुलिन। अगर खाना खाया तो खाने के पहले हमें पोस्ट प्रेंडियल जो ग्लूकोज कहते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए इस प्रकार के रैपिड या रेगुलर इंसुलिन चाहिए। लेकिन एक जो होता है ग्लूकोज का लेवल कंटिन्यूस लॉन्ग टर्म बॉडी में कंट्रोल करने के लिए भी इंसुलिन चाहिए। तो उसके लिए इंटरमीडिएट या फिर लॉन्गर एक्टिंग इंसुलिन का यूज़ किया जाता है। इंटरमीडिएट में बहुत कॉमनली जो यूज़ किए जाते हैं वो है NPH इंसुलिन, नेचुरल प्रोटामिन हेगडॉन जिसे कहते हैं, या फिर आइसोफेन इंसुलिन भी कहते हैं, या फिर इंसुलिन जिंक सस्पेंशन जिसे कहते हैं। ये लॉन्गर एक्टिंग है, 24 घंटे तक इंसुलिन का लेवल डाउन रखने में हेल्प करते हैं, पीक 8 से 10 घंटे में पकड़ते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आपको पीकलेस इंसुलिन चाहिए, बहुत लॉन्ग टर्म अच्छे से ये मेंटेन करे, ज़्यादा हाइपोग्लाइसीमिया के एपिसोड्स ना हो, तो ये नए इंसुलिन ग्लार्जिन और डेटामीर के ऊपर आप जा सकते हैं। और ये जो है ये भी 24 घंटे के आसपास काम करते हैं, लेकिन यहाँ पे पीक नहीं होता है। तो पीकलेस इंसुलिन होता है, हाइपोग्लाइसीमिया का कोई खतरा नहीं रहता है, रात को भी कोई टेंशन नहीं। अगर रात को हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है तो पेशेंट को बहुत दिक्कत हो सकती है, पता भी नहीं चलेगा हाइपोग्लाइसीमिया में पेशेंट चला गया। तो इसीलिए पीकलेस इंसुलिन जो आइडियल इंसुलिन है आपको 24 घंटे प्रोटेक्शन देने के लिए, ये ग्लार्जिन और डेटामिन बहुत ही इफेक्टिव है। ऑल्दो इसको किसी के साथ कंबाइन नहीं किया जाता, सेपरेटली ही दिया जाता है। तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट पिक्यूलियरिटीज अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसुलिन, रैपिड, शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट और लॉन्गर एक्टिंग इंसुलिन्स। जैसे हम लोग बात कर रहे थे, सबसे जो शॉर्टर एक्टिंग है वो लिस्प्रो, एस्पार्ट और ग्लूलिसिन है।
अगर आप देखेंगे तो उसका इमीडिएट पीक होता है बहुत ही कम समय में। सो ये बहुत ही आइडियल है जब भी खाने के पहले आपको देना है। इमीडिएट पहले आप ले सकते हैं, उसके बाद खाना खा सकते हैं, तो पोस्ट प्रेंडियल इंसुलिन आपका कंट्रोल हो जाता है। रेगुलर है उसमें थोड़ा टाइम लगता था पीक पकड़ने में और काफ़ी टाइम तक वो रहता था। एनपीएच का जैसे बात किया तो उसमें एक पीक आता था, जिससे क्या होता था कई बार हाइपोग्लाइसेमिया के एपिसोड्स होते थे। लेकिन अगर देतेमिर और ग्लार्जिन की बात करें, स्पेशली ग्लार्जिन की बात करें, तो ये देखिए कितना लॉन्ग टर्म तक ये मेंटेन करता है और ऐसा कुछ बड़ा पीक भी नहीं है। तो हाइपोग्लाइसेमिया कम हो जाएगा, 24 घंटे के लिए आपका जो इंसुलिन है बेसल ग्लूकोज लेवल वो कंट्रोल में रहेगा। तो इस फिगर से आप समझ सकते हैं कि अलग अलग प्रकार के जो इंसुलिन्स हैं वो देने से ग्लूकोज का लेवल कैसे कंट्रोल होता है। अब आते हैं एडवर्स ड्रग्स इफेक्ट्स ऑफ इंसुलिन। तो इंसुलिन से कौन कौन सी साइड इफ़ेक्ट्स होती हैं या फिर एडवर्स ड्रग रिएक्शंस होते हैं। तो मोस्ट कॉमन यहाँ पे जो नोजिया वोमिटिंग डायरिया वाला सीन आपको नहीं लिखना है। इंसुलिन मोस्टली सबक्यूटेनियसली दिया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए रेगुलर इंसुलिन जो है वो आईवी भी दिया जाता है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस वाली सिचुएशंस में। तो ये भी दोनों कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं। जो बेसिक्स आपको पता होना चाहिए, इंसुलिन कभी भी ओरली नहीं दिया जाता, टूट जाता है। नेज़ल इंसुलिन बनाने का ट्राई किया गया था इंट्रानेज़ल, लेकिन अभी तक उसमें ज़्यादा सक्सेस नहीं मिली है। तो सबक्यूटेनियस इंसुलिन या फिर आईवी इंसुलिन देने से हाइपोग्लाइसीमिया एक कॉमन खतरा रहता है। आपको हमेशा शुगर चेक करना चाहिए, स्पेशली अगर पेशेंट कंप्लेन करता है तो। कैसे पता चलेगा हाइपोग्लाइसीमिया होता है? जैसे ही भी हाइपोग्लाइसीमिया होता है हमारा सिंपैथेटिक ड्राइव एक्टिवेट हो जाता है और जिससे पाल्पिटेशन होना, पर्स्पिरेशन होना, ये सब चीज़ें बहुत ही कॉमन है। तो पेशेंट्स को पता चल जाएगा। अगर फिर भी एक्शन नहीं लिया गया, हाइपोग्लाइसीमिया ज़्यादा हो गया, 40 mg/dl से भी कम हो गया, तो फिर पेशेंट्स को कन्वर्जन, कोमा जैसी सिचुएशंस भी हो सकती है, ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए हाइपोग्लाइसीमिया बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसे हमेशा ध्यान में रखना चाहिए जब भी आप पेशेंट्स को इंसुलिन प्रिस्क्राइब करते हो। तो बीटा ब्लॉकर्स जैसी ड्रग्स इंसुलिन के साथ में नहीं देनी चाहिए। क्यों नहीं देनी चाहिए? उसका वही रीज़न है कि हाइपोग्लाइसीमिया प्रोलॉन्ग होता है और बीटा ब्लॉकर्स देने से जो भी सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन वाले जो सिम्टम्स थे हाइपोग्लाइसीमिया में वो सब मास्क हो जाते हैं, क्योंकि वो सब जो होते हैं सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन बीटा 1 रिसेप्टर के स्टिमुलेशन से ही होते हैं, हार्ट रेट बढ़ना, पाल्पिटेशन होना। तो अगर आपने बीटा ब्लॉकर साथ में दे दिया तो वो भी नहीं होंगे, तो पेशेंट सडनली हाइपोग्लाइसीमिया में चला जाएगा, प्रोलॉन्ग हो जाएगा। चलिए, उसके बाद हो गया दूसरा लाइपो एट्रोपी और लाइपो डिस्ट्रॉफी, हाइपरट्रॉफी, ओवरऑल कह सकते हैं लाइपो डिस्ट्रॉफी। तो इंसुलिन जैसे हमने बात की कि सबक्यूटेनियसली लेते हैं लोग, जिसको टाइप 1 की तकलीफ होती है वो तो लाइफ लॉन्ग इंसुलिन उनको लेना पड़ता है। तो बार बार एक ही जगह पे इंसुलिन लेने से क्या होता है कि वहाँ के आसपास का जो फैटी टिश्यूज़ है या तो वो एट्रोपी में चला जाता है या फिर उसका हाइपरट्रॉफी हो जाता है, वहाँ पे गांठ जैसा हो जाता है। तो इससे कहते हैं लाइपोडिस्ट्रोफी, लिपिड का जो फैट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एबनॉर्मल होना। तो ये इंसुलिन के साथ बहुत बड़ी दिक्कत होती है। इसीलिए हमेशा जिन लोगों को इंसुलिन देने का हम लोग एडवाइस करते हैं उनको कहते हैं कि आप साइट बदलते रहें, थाइस पे लीजिए, एब्डोमेन के अलग अलग साइट्स के ऊपर लीजिए। तो आप साइट बदलते रहिए, तो ये आपको लाइपोडिस्ट्रोफी का खतरा नहीं रहेगा। इंसुलिन जैसे हमने बात की एनाबॉलिक हार्मोन है, तो उससे ओबेसिटी होना बहुत ही हो सकता है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। साथ में कई लोगों को इंसुलिन से एलर्जी भी होती है, स्पेशली पहले जो इंसुलिन जिसमें एंटीजेनिसिटी ज़्यादा थी उसके काफ़ी सारे एपिसोड्स हैं, उसकी एंटीबॉडीज़ बनती हैं और जिससे इंसुलिन रेजिस्टेंस का भी खतरा रहता है, इंसुलिन रिक्वायरमेंट बढ़ती रहती है। और बिकॉज ये इडीमा भी करता है, एनाबॉलिक है, कई बार इडीमा के भी पेशेंट्स पाए गए हैं। तो ये कुछ एडवर्स ड्रग रिएक्शंस है, कॉमन एडवर्स ड्रग रिएक्शंस हैं जो इंसुलिन जो पेशेंट्स लेते हैं उनमें आपको देखने चाहिए। इंसुलिन के साथ साथ ऐसी ड्रग्स की जो ग्लूकोज का लेवल बढ़ाए जिससे इंसुलिन के एक्शन कम हो वो भी नहीं देने चाहिए। जैसे थायजाइड डायूरेटिक हो गए, फ्यूरोसेमाइड डायूरेटिक हो गए, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हो गए, ओरल कंट्रासेप्टिव्स या फिर अस्थमा में यूज़ होने वाली साल्ब्यूटामोल, निफेडिपिन कई हद तक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ये सब कुछ ऐसी ड्रग्स है जिसमें ऐसा पाया गया है कि जो ग्लूकोज का लेवल है वो बढ़ाती हैं। तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ाने से इंसुलिन का जो एक्शन है वो काउंटर होगा और जिससे इफेक्टिवनेस ऑफ इंसुलिन कम होता है। एक्यूट इंजेक्शन ऑफ अल्कोहल भी ना कीजिए आप इंसुलिन के साथ कभी भी, क्योंकि जब भी एक्यूट अल्कोहल इंजेक्शंस करते हैं इंसुलिन होता है तो हाइपोग्लाइसीमिया बढ़ जाता है, ठीक है। इसीलिए हाइपोग्लाइसेमिक एपिसोड्स आपको आते हैं। तो एक्यूट इंजेक्शन ऑफ अल्कोहल भी मत कीजिए इंसुलिन के साथ साथ।
तो ये कुछ एडवर्स ड्रग रिएक्शंस प्रोफाइल है या फिर इंटरैक्शंस है। ऑलवेज प्रिस्क्रिप्शंस में ऐसी कुछ चीज़ें हमेशा रखी गई होती है, केस में दिया गया होता है कि पेशेंट को ये तकलीफ़ है या फिर ये चीज़ हुई है या फिर पेशेंट को ये दवाई चल रही है दूसरी, तो अब आप कौन सी प्रिस्क्राइब करेंगे। तो इसीलिए आपको ड्रग इंटरैक्शंस और आपको एडवर्स ड्रग रिएक्शन प्रोफाइल किसी भी प्रिस्क्रिप्शन में दवाई का आना ज़रूरी है। तो इंसुलिन हर एक टाइप 1 वाले केसेस में दिया जाता है। टाइप 2 वाले केसेस में भी इंसुलिन दिया जाता है जब ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग से वो पेशेंट्स कंट्रोल ना हो और या फिर उसको उससे इंटॉलरेंस हो। दवाई जो है हम लोग पढ़ेंगे ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स, जो मीन्स कि दवाई से डायबिटीज़ कंट्रोल होता है, अगर उससे कंट्रोल नहीं होता है तो भी इंसुलिन ऐड करते हैं। जब अंडरवेट पेशेंट्स होते हैं तब, और ये बहुत ही ज़रूरी है कि जब भी एक स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में डायबिटिक पेशेंट चला जाता है, जैसे इन्फेक्शन हो गया, ट्रॉमा, सर्जरी, प्रेगनेंसी, ये सभी बॉडी के लिए स्ट्रेसफुल सिचुएशंस हैं। तो वो सभी स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में ग्लूकोज का लेवल कई बार अनकंट्रोल हो जाता है डिस्पाइट ऑफ ड्रग्स। तो उस टाइम पे फिर आपको इंसुलिन से ही उनका ग्लूकोज लेवल कंट्रोल करना पड़ता है। कई बार डायबिटीज़ में कॉम्प्लिकेशंस अराइज होते हैं, जैसे कीटो एसिडोसिस हो गया, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में, या फिर हाइपर ऑस्मोलर कोमा, गैंग्रीन ऑफ एक्सट्रीमिटीज़। तो ऐसी सिचुएशन में भी आपको इंसुलिन देकर ही ग्लूकोज का लेवल कंट्रोल करना पड़ेगा। इंसुलिन का डोज यूजुअली कितना होता है, तो टाइप 1 जो पेशेंट्स है उसमें 0.4 टू 0.8 यूनिट पर केजी पर डे, कई बार 0.1 से 0.2 भी होता है नॉर्मली। टाइप 2 में 0.2 टू 1.6, ये बहुत बड़ी रेंज है। सो अराउंड 0.1 0.2 ऐसे स्टार्टिंग इंसुलिन के जो डोज होते हैं उससे होते हैं। सो इंसुलिन इवेंचुअली वेट के ऊपर डिपेंडेंट रहता है उसका डोज। सो आपको वेट के ऊपर डिपेंड करता है, आपका कितना डायबिटीज़ कंट्रोल में है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो एक ट्रायल एंड एरर मेथड से आपको रफली धीरे धीरे जाना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है, और ग्लूकोज का कंट्रोल ओवर द पीरियड ऑफ कैसा रहता है उसके हिसाब से फॉलोअप में भी डोज डिसाइड करना पड़ता है। तो सीवियरिटी और बॉडी वेट के ऊपर डिपेंड करता है। और जो ओबीस पेशेंट है उसमें थोड़ा इंसुलिन रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, यूजुअली ऐसा देखा गया है, तो उनको थोड़ा हायर डोज लगता है। इंसुलिन का जो डोज है वो यूनिट में होता है। ऑलवेज ध्यान रखें, इंसुलिन सबक्यूटेनियसली है, आईवी दिया जाता है और उसका ऑलवेज डोज यूनिट में होता है। किस प्रकार के रजाइम से दिया जाता है, तो जो कॉमन रजाइम यूज़ होते हैं वो दो टाइप के रजाइम यूज़ होते हैं। एक होते हैं स्प्लिट मिक्स रजाइम और दूसरा होता है बेसल बोलस। ये दोनों के बारे में जानना ज़रूरी होता है। ओके, तो स्प्लिट मिक्स जो रेजिम होते हैं उसमें सुबह ब्रेकफास्ट के पहले और डिनर के पहले तो 2 टाइम इंसुलिन दिया जाता है। और यहाँ पे जो इंसुलिन दिया जाता है वो जो है रेगुलर इंसुलिन और इंटरमीडिएट एक्टिंग जो इंसुलिन है, दोनों का कॉम्बिनेशन दिया जाता है। 2 टाइम इंसुलिन दिया जाता है, जिससे जो रेगुलर इंसुलिन है वो पोस्टप्रेंडियल को कंट्रोल करेगा, और जो लॉन्गर एक्टिंग इंसुलिन है, सॉरी इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन है, वो लॉन्गर ड्यूरेशन जो डे का है, मील के बीच का है स्पेशली, वो कंट्रोल करेगा। और एक जो फेमस दूसरा रजाइम है वो है बेसल बोलस रजाइम। बेसल बोलस रजाइम में आपको क्या है कि एक आपको लॉन्गर एक्टिंग इंसुलिन देना है जो लॉन्गर एक्टिंग बॉडी का ग्लूकोज कंट्रोल करे। उसके लिए देते हैं ग्लैर्जिन, वो आपको रात में देना है, इस फिगर में दिया है इस प्रकार से आपको रात में देना है। और उसके अलावा अगर शॉर्टर एक्टिंग इंसुलिन आपको देना है तो हर एक मील के पहले देना है। जैसे इंसुलिन एनालॉग्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो इंसुलिन एनालॉग्स आपके देना है ब्रेकफास्ट से जब इमीडिएट पहले, लंच के इमीडिएट पहले और डिनर के इमीडिएट पहले। तो यहाँ पे टोटल 4 इंजेक्शन देने होते हैं हर एक मील के पहले, और जो रात को एक देना होता है। तो इवेंचुअली वो 24 आवर्स का हमारा जो इंसुलिन ग्लूकोज लेवल है वो कंट्रोल करेगा। पर अब देखते हैं डायबिटिक कीटो एसिडोसिस के बारे में, जिसे डायबिटिक कोमा भी कहा जाता है। जब भी ग्लूकोज का लेवल बॉडी कंट्रोल नहीं कर पाती, इंसुलिन का इफेक्ट बिल्कुल ही चला जाता है, तब बॉडी, जैसे हमने बताया था कि हाइपर कैटाबॉलिक कंडीशंस में चली जाती है। और हाइपर कैटाबॉलिक सिचुएशंस में जाने से बहुत ही हाइपरग्लाइसीमिया होता है, जिससे ब्लड का ऑस्मोलारिटी बहुत बढ़ता है, और वो बढ़ने से डिहाइड्रेशन इंट्रासेलुलर होता है। इवेंचुअली इतना ज़्यादा हो जाता है कि कॉन्शियसनेस भी लॉस हो सकती है। इसके अलावा जो ग्लूकोज है वो यूरिन में रिलीज़ होता है, जिससे ज़्यादा ग्लाइकोज यूरिया होता है, और जिससे ऑस्मोटिकली ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन निकलता रहता है, और जिसमें काफ़ी सारे इलेक्ट्रोलाइट लॉस होते हैं, स्पेशली पोटेशियम का भी लॉस होता है, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन होता है, हाइपोटेंशन होना, शॉक होना, टैकीकार्डिया काफ़ी लाजमी है।
इसके अलावा बॉडी में जैसे हमने बात की थी कि प्रोटियोलाइसिस होने से और फैट का लाइसिस होने से नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस क्रिएट होना और कीटोन बॉडीज़ का लॉस होना, तो कीटोन यूरिया एसिडोसिस होना उसके साथ होता है और उसको काउंटर करने के लिए बॉडी हाइपर वेंटिलेटिंग स्टेट में चली जाती है। साथ में वॉमिटिंग भी होती है और ब्रेन में एंट्री नहीं होने से कॉन्शियसनेस लॉस होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक विशियस साइकिल में बॉडी चला जाता है। तो पेशेंट आता है कैजुअलिटी में, अगर आपने देखा होगा तो सीवियर वॉमिटिंग, डिहाइड्रेशन वाली सिचुएशन में कॉन्शियसनेस होती है, सेमी कॉन्शियस स्टेट में होता है, कई बार हाइपर वेंटिलेटिंग स्टेट में होता है और जब भी चेक करते हैं तो ग्लूकोज का लेवल 500, 600, 800 भी हो सकता है। तो उसके ऊपर से हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि पेशेंट डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का है। तो इस पेशेंट को ट्रीट करना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है और काफ़ी सारे पेशेंट्स आपको कैजुअलिटी में दिखेंगे। तो 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। पहला है दैट इज़ आईवी फ्लूइड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डिहाइड्रेशन वाली सिचुएशन में बॉडी है तो उसके फ्लूइड करेक्शन करना वो पहला एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा है बॉडी में इंसुलिन का लेवल बैलेंस करना, तो इंसुलिन देना। और तीसरा पोटेशियम लेवल मैनेज करना। तो ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ हैं डायबिटिक कीटोएसिडोसिस को मैनेजमेंट के लिए। फ्लूइड्स देना है तो पहले आपका जो फ्लूइड्स है वो पहले 2-3 घंटे के ऊपर 2 से 3 लीटर फ्लूइड नॉर्मल सलाइन चला जाता है। धीरे धीरे उसके बाद आपको जो कॉन्सेंट्रेशन है नॉर्मल सलाइन का वो कम करना है और जब भी ग्लूकोज का लेवल 250 या 300 से कम हो तब फिर से आपको बॉडी में 5% ग्लूकोज देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि कीटोन बॉडीज़ जो फुली क्लियर होते हैं सर्कुलेशन में से उससे पहले ग्लूकोज का लेवल फॉल होता है। तो ये फॉल ऑफ ग्लूकोज को काउंटर करने के लिए आपको 5% ग्लूकोज इस टाइम पे देना बहुत ज़रूरी है। दूसरा आपको ध्यान रखना है वो है इंसुलिन का। पहले आईवी फ्लूइड्स देना पर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन करना है, इंसुलिन बाद में भी आप दे सकते हैं लेकिन इंसुलिन से ही ग्लूकोज कंट्रोल होगा, ठीक है। तो इंसुलिन देना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे रेगुलर इंसुलिन और आईवी दिया जाता है, पहले थोड़ा बोलस की फॉर्म में दिया जाता है और उसके बाद इन्फ्यूजन के फॉर्म में दिया जाता है। धीरे 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 उसका कंसंट्रेशन कम किया जाता है या फिर रेट कम किया जाता है और जब भी पेशेंट का ग्लूकोज लेवल नॉर्मलाइज होता है तभी धीरे से ओवरलैप करके उसको सबक्यूटेनियस इंजेक्शंस के ऊपर रखा जाता है। जब भी इंसुलिन देते हैं तब जो बॉडी का पोटेशियम है वो सेल के अंदर चला जाता है और जिससे हाइपोकैलेमिया वाली सिचुएशन क्रिएट होती है। तो जब भी हाइपोकैलेमिया वाली सिचुएशन होती है तो इस टाइम पे आपको पोटेशियम देना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो पोटेशियम के लेवल पर आपको ध्यान रखना चाहिए जब भी आप इंसुलिन देते हो। तो ये कुछ 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको ध्यान रखनी है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस वाले पेशेंट्स में। पोटेशियम का लेवल आपको चेक करना है एंड डिपेंडिंग अपॉन द पोटेशियम लेवल आपको उसके बाद पोटेशियम देना है कि नहीं वो हमें पता चलेगा। जैसे पोटेशियम का लेवल 5.2 से ज़्यादा है तो अभी पोटेशियम देने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब 3.3 से कम है तो इंसुलिन का इन्फ्यूजन हमें होल्ड पे करना है और पोटेशियम देना है। इसके साथ साथ कई बार रिक्वायरमेंट होती है तब सोडियम बाइकार्बोनेट भी दिया जाता है। एसिडोसिस वाली सिचुएशन होती है और पीएच का लेवल अगर कम हो जाता है 7 से कम तो उस टाइम पे सोडियम बाइकार्बोनेट भी दिया जाता है। साथ साथ हमको ध्यान रखना है कि अंडरलाइंग अगर इन्फेक्शंस है तो उसकी एंटीबायोटिक भी हम लोग दें और अंडरलाइंग कॉज है कुछ इन्फेक्शंस है तो उसको भी हम लोग कंट्रोल में रखें। जनरली हमने बात की डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, तो ये होता है मोस्टली टाइप 1 डायबिटीज़ में, ऐसा जनरल देखा गया है। टाइप 2 में भी कई बार होता है, लेकिन इसके साथ साथ एक दूसरा भी सिचुएशन है जिसे बोलते हैं हाइपरग्लाइसेमिक हाइपर ऑस्मोलर नॉन कीटोटिक सिंड्रोम। यहाँ पे कीटोन बॉडीज रिलीज नहीं होता है तो एसिडोसिस का ज़्यादा खतरा नहीं होता है, जिसे हाइपरग्लाइसेमिक ऑस्मोलर नॉन कीटोटिक सिंड्रोम कहते हैं। ये मेनली होता है मोस्टली टाइप 2 डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स में। अगेन स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में ही होता है। ये धीरे धीरे ऑनसेट होता है जबकि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस रैपिडली डेवलप होता है जिसमें एसिडोसिस होने का खतरा रहता है। यहाँ पे एसिडोसिस का खतरा नहीं रहता है। तो इसीलिए यहाँ पे जो ट्रीटमेंट है, अगर ट्रीटमेंट पोर्शन देखें तो मोस्टली सोडियम बाइकार्बोनेट की यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ये थोड़ा फैटल ज़्यादा है, इसमें मोर्टालिटी ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ब्लड स्टेसिस होता है, तो ब्लड स्टेसिस की वजह से यहाँ पे थ्रोम्बोसिस होने का खतरा रहता है। तो इसीलिए यहाँ पे प्रोफाइलैक्टिकली हिपेरिन थेरेपी भी शुरू की जाती है।
तो हिपेरिन भी शुरू होता है, इसमें फैटेलिटी ज़्यादा रहती है, मोर्टालिटी रेट कंपेरेटिवली ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो ये बाइकार्बोनेट लेवल जैसे हमने बात की उसमें डिफरेंस होता है। तो ये कुछ मेजर डिफरेंस है हाइपरग्लाइसेमिक कोमा और डायबिटिक कीटोएसिडोसिस दोनों में क्या जो डिफरेंस है वो हमने डिस्कशंस किया। इंसुलिन का डिलीवरी कैसे होता है, तो रेगुलरली इंसुलिन सिरिंजेस है जिसके थ्रू इंसुलिन दिया जाता था, लेकिन अभी प्री फिल्ड सिरिंजेस भी अवेलेबल है, डिस्पोजेबल सिरिंजेस भी अवेलेबल है। फिर इंसुलिन पेन अभी काफ़ी यूज़ में आए हैं, जिसमें कार्ट्रिज होती है और उसके अंदर इंसुलिन होता है, आपको जितने यूनिट चाहिए आप सेट करके वो पेन के थ्रू ले सकते हैं। फिर होते हैं जेट इंजेक्टर, जहाँ पे नीडल लेस होता है, हाई वेलोसिटी में ड्रग जाती है और जिसको पेनिट्रेट करके स्किन को पेनिट्रेट करके अंदर से धीरे धीरे रिलीज़ होती है। और अभी इंसुलिन पंप के थ्रू भी डिलीवरी पॉसिबल है। ऐसे पंप्स होते हैं जो उसके इम्प्लांट किए जाते हैं स्किन के ऊपर या फिर सबक्यूटेनियस टिश्यू के अंदर भी होते हैं, जिससे कंटिन्यूस इंसुलिन ग्लूकोज का लेवल मॉनिटरिंग होता रहता है और डिपेंडिंग अपॉन टाइम आप प्री सेट भी कर सकते हैं, तभी इंसुलिन का शॉट मिलता है, या फिर अपने हिसाब से आप मैन्युअली भी कर सकते हैं। तो काफ़ी सारी डिस्कवरीज होती रहती है। नेज़ल भी इंसुलिन ट्राई किया गया था, लेकिन जिससे फाइब्रोसिस होना, अस्थमा अटैक होना, वो सब कुछ कॉम्प्लिकेशंस थे, तो इसीलिए उसमें डिस्कवरी चल रही है। तो अलग अलग वे से इंसुलिन डिस्कवरी की प्रोसेस अंडर पाइपलाइन है। ये कुछ नॉर्मल हम लोग बात कर सकते हैं इंसुलिन डिलीवरिंग डिवाइसेस। अभी ड्रग्स के बारे में बात करते हैं, तो जैसे हमने बात की थी कि मेनली टाइप 2 डायबिटीज़ है, तो टाइप 2 डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स में ड्रग का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैसे तो किसी भी पेशेंट्स को इंजेक्टेबल लेना पसंद नहीं है, तो इसीलिए टाइप 2 के अंदर भी इंसुलिन दिया जाता है, लेकिन लेटर स्टेज में जब आप ओरल ड्रग से कंट्रोल ना कर सकें तो जो ड्रग्स होती हैं जो ऐसे हाइपरग्लाइसीमिया कंट्रोल करती है, जिसे ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स भी कहते हैं, जो टाइप 2 डायबिटीज़ में मोस्ट कॉमनली यूज़ होती है। अगर उसका क्लासिफिकेशन देखें तो मेनली 3 मैकेनिज्म से उसका क्लासिफिकेशन किया गया है। पहला है कि ऐसी ड्रग्स की जो इंसुलिन का सिक्रेशन बढ़ाती हैं, जिसे इंसुलिन सिक्रीटोकॉक्स भी कहते हैं, तो उसमें जो पोटेशियम चैनल को ब्लॉक करके डीपोलराइज करके इंसुलिन का रिलीज करवाती है बीटा सेल में से, उसी ड्रग्स है। और जो मेजर नाम है, फेमस नाम है, वो है सल्फोनिल यूरियास और दूसरी है मैग्लेटिनाइड्स। तो ये मेजर ग्रुप्स हैं, इंसुलिन सिक्रीटोकॉक्स कहते हैं, और पोटेशियम चैनल ब्लॉक करके सेल डीपोलराइज करके कैल्शियम के थ्रू रिलीज करवाती है इंसुलिन का। सल्फोनिल यूरियास में नाम आप याद रखिए, टॉलब्यूटामाइड पुरानी सल्फोनिल यूरिया है, क्लोरपोपामाइड करके भी थी, वो पुरानी है, उससे काफ़ी सारे एडवर्स ड्रग रिएक्शंस और इंटरेक्शंस पॉसिबल थे, तो इसीलिए नई सल्फोनिल यूरियाज न्यू जनरेशन्स की डेवलप हुई है, जो बहुत फेमस है। अगर घर में डायबिटिक पेशेंट है या फिर अपने वार्ड में देखे होंगे तो यही कुछ सल्फोनिल यूरियाज चल रही होंगी, जिसमें फेमस नाम है ग्लिबेनक्लेमाइड, ग्लिपिजाइड, ग्लिक्लाजाइड और ग्लिमिपेराइड। कुछ कॉमन नाम है, आप रिपीटेशंस के तो याद रख सकते हैं। मैग्लेटिनाइड ग्रुप में है रैपेग्लिनाइड और नाटेग्लिनाइड। तो ये हो गए इंसुलिन सिक्रीटोकॉक्स जो पोटेशियम चैनल ब्लॉकिंग से काम करते थे। दूसरे इंसुलिन सिक्रीटोकॉक्स हैं जिसे कहते हैं डाईपेप्टिडाइल पेप्टिडेज 4 इनहिबिटर। ये कुछ नए हैं। ये कैसे काम करते हैं कि जब भी बॉडी के अंदर हम लोग फूड लेते हैं तो बॉडी के अंदर कुछ इंक्रेटिन्स रिलीज होते हैं, जिसे ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड्स भी कहा जाता है। ये इंक्रेटिन्स क्या करते हैं कि इंसुलिन का रिलीज करवाते हैं और इंसुलिन इवेंचुअली ग्लूकोज कम करते हैं। ग्लूकागॉन का रिलीज कम करवाते हैं, जिससे भी ग्लूकोज का लेवल कम होता है। लेकिन दिक्कत ये होती है कि जो इंक्रेटिन्स हैं वो डाइजेस्ट हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम DPP4। तो DPP4 नामक एक एंजाइम है, डाईपेप्टिडाइल पेप्टिडेज 4, वो जो इंक्रेटिन्स को डाइजेस्ट कर देता है, इनएक्टिवेट कर लेता है। तो हम लोग ने ऐसी ड्रग्स बनाई है कि ये जो DPP4 जो एंजाइम्स है उसको इनहिबिट करती है, तो जिससे इंक्रेटिन का एक्शन बढ़े और इवेंचुअली इंसुलिन के रिलीज होकर ग्लूकोज का लेवल कम हो। तो ये मैकेनिज्म है DPP4 इनहिबिटर्स की, जिसमें सीटाग्लिप्टिन, विल्डाग्लिप्टिन, साक्साग्लिप्टिन, एलोग्लिप्टिन, लीनाग्लिप्टिन, जो ग्लिप्टिन नामक दवाइयाँ हैं, नई दवाइयाँ हैं, थोड़ी महंगी दवाइयाँ हैं। ये भी अगर आपके घर में पेशेंट होगा तो उनको शायद चल रही होंगी। फिर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप है वो है ऐसे ग्रुप्स के जो इंसुलिन का रेजिस्टेंस कम करते हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ में मेजर जो चीज़ होती है वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन तो बॉडी में इनफ है, लेकिन वो उसके रिसेप्टर को तो काम नहीं हो रहा है। तो वो रेजिस्टेंस को कम करने के लिए हमारे पास 2 ग्रुप की दवाइयाँ हैं। एक है फेमस बाइग्वानाइड और दूसरी है थायाजोलिडिनेडियंस। तो बाइग्वानाइड ग्रुप की जो फेमस दवाइयाँ हैं उसका नाम है मेटफॉर्मिन
जो AMP काइनेज एक्टिवेटर के थ्रू काम करती है, और दूसरी है जो थायोजोलिडिनेडियोन्स ग्रुप में है, दैट इज पायोग्लिटाजोन, रोजीग्लिटाजोन, जो सी ग्लिटाजोन वाली दवाइयाँ जो PPAR गामा के रिसेप्टर्स के थ्रू काम करती है। मैकेनिज्म शॉर्ट में हम लोग देखेंगे तो ये है कि जो इंसुलिन का रेजिस्टेंस ओवरकम करती है। और तीसरी जो मिसेलेनियस ग्रुप्स है उसमें है एक अल्फा ग्लाइकोसिडेज इनहिबिटर्स, जिसमें एकार्बोज, मैग्लिटॉल, वोग्लिबोज जैसी दवाइयों का इस्तेमाल होता है। अमाइलिन एनालॉग, जिसमें प्रामलिनटाइड का यूज़ होता है। डोपामिन एगोनिस्ट, ये कुछ नवी दवाई का रोल आया है, ब्रोमोक्रिप्टिन। और SGL2 इनहिबिटर्स, जिसे कहते हैं सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर 2 इनहिबिटर्स, जिसमें डापाग्लिफोजिन, ग्लिफोजिन नामक एंड अप होने वाली दवाइयों का यूज़ होता है। तो ये ओवरऑल क्लासिफिकेशंस है डायबिटीज़ में यूज़ होने वाली दवाइयों का। अगर मैकेनिज्म की बात करें, ग्लूकोज का लेवल कम करना ये प्राइमरी एम है, लेकिन एक है जो इंसुलिन सिक्रेटोगॉग्स मीन्स की इंसुलिन का रिलीज करवाती है पेनक्रियाज में से, जैसे हमने बात की सल्फोलिन यूरियाज है, मैग्लिटिनाइड्स हैं, और DPP4 इनहिबिटर्स नई जो इंसुलिन का रिलीज करवा के ग्लूकोज कम करती है। दूसरी है जो इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करती है, जो मसल और फैट में इंसुलिन ग्लूकोज का अपटेक बढ़ाती है, वो इसमें है बाइगुआनाइड्स और थायोजोलिडिनेडियोन्स। ये थायोजोलिडिनेडियोन्स और बाइगुआनाइड्स ग्लूकोज प्रोडक्शन भी कम करवाती है, तो लीवर के थ्रू हेपेटिक ग्लूकोज प्रोडक्शंस भी बंद करवाती है। DPP4 इनहिबिटर्स का भी थोड़ा यहाँ पे रोल है। किडनी के थ्रू जो ग्लूकोज का रिएप्टिक प्रोसेस है वो बंद करती है सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर इनहिबिटर्स। और जो डाइजेशंस के थ्रू ग्लूकोज का अब्जॉर्प्शंस होता है, वो अब्जॉर्प्शन होने के लिए एक एंजाइम बहुत ज़रूरी है, जिसे बोलते हैं अल्फा ग्लाइकोसिडेज, उसको इनहिबिट करवाती है अल्फा ग्लाइकोसिडेज इनहिबिटर, और कई हद तक बाइगुआनाइड्स, मेटफॉर्मिन। तो उससे भी ग्लूकोज का अब्जॉर्प्शन कम होता है और ग्लूकोज का लेवल डाउन होता है। तो ऐसे कुछ जनरलाइज मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यहाँ पे हमने एक चार्ट के थ्रू आपको बताया है। हम लोग ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन दैट इज़ इनफ अगर आपको इतना पता हो तो। ये हमने बात की थी DPP4 इनहिबिटर्स की। अब एडवर्स ड्रग रिएक्शन प्रोफाइल जानना भी ज़रूरी है। ड्रग है, प्रिस्क्रिप्शन पढ़ रहे हैं, तो इंसुलिन और इंसुलिन एनालॉग्स की हमने ऑलरेडी एडवर्स ड्रग रिएक्शन देख चुके हैं। हाइपोग्लाइसीमिया होना, वेट गेन होना, इंसुलिन एलर्जी होना, लाइपोडिस्ट्रॉफी इंजेक्शन साइट पे होना बहुत कॉमन है। सल्फोलिन यूरियास, इसमें ड्रग का एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ग्लिबेनक्लेमाइड ग्रुप, जिसमें हाइपोग्लाइसीमिया होना बहुत ही लाजमी है, क्योंकि ये इंसुलिन रिलीज करवा के काम करती है। तो हाइपोग्लाइसीमिया इससे हो सकता है, वेट गेन हो सकता है। ये कॉमन एडवर्स ड्रग रिएक्शंस हैं। जो पहले वाली फर्स्ट जनरेशन सल्फोनिल यूरियास थी, उससे कोलेस्थेटिक जॉन्डिस होना, फोटो सेंसिटिविटी होना बहुत ही कॉमन था। डाइसल्फिरम लाइक रिएक्शंस होना अल्कोहल के साथ, वो भी बहुत कॉमन था। तो ये कुछ रेयर एडवर्स ड्रग रिएक्शंस हैं। फिर आते हैं बाइगुआनाइड्स, मेटफॉर्मिन के ऊपर। सो मेटफॉर्मिन से मेन जो होता है वो है लैक्टिक एसिडोसिस, इसीलिए मेटफॉर्मिन को किडनी फंक्शंस चेक करना बहुत ज़रूरी है। अगर किडनी फंक्शंस ऑल्टर्ड हैं और आप मेटफॉर्मिन देते हैं तो लैक्टिक एसिडोसिस का खतरा देता है। तो आपको ध्यान रखना है कि पेशेंट का किडनी फंक्शन नॉर्मल है, अगर नहीं है तो मेटफॉर्मिन अवॉइड करना चाहिए। सेम ग्लोज विथ रापेग्लिनाइड, उससे हाइपोग्लाइसीमिया का खतरा रहता है और कई बार एलर्जिक रिएक्शंस होता है। फिर बात करते हैं ग्लिटाजोन्स का, जो थायोजोलिडिनेडियोन्स हैं, जिससे कार्डियोवास्कुलर रिस्क होना, इडीमा होना, CHF होना, फ्रैक्चर्स होना, ये बहुत कॉमन एडवर्स ड्रग रिएक्शंस पाए गए हैं। वाटर रिटेंशन एंड वेट गेन, साथ में कुछ रेयर एडवर्स ड्रग रिएक्शन हेपेटाइटिस एंड ब्लैडर कैंसर भी है। फिर GLP-1 एनालॉग एक्सेनोटाइड की बात करते हैं मेनली, तो इससे नॉन स्पेसिफिक एडवर्स ड्रग रिएक्शंस होती है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इफेक्ट्स, पेनक्रियाटाइटिस, तो कुछ रेयर एडवर्स ड्रग रिएक्शंस होती हैं। DPP4 इनहिबिटर्स से नेजोफेरिंजाइटिस बहुत कॉमन है, साथ में कई बार पेनक्रियाटाइटिस और लीवर और किडनी फंक्शन चेक करना ज़रूरी है। अल्फा ग्लाइकोसिडेज इनहिबिटर एकार्बोज से GI रिलेटेड एडवर्स ड्रग रिएक्शंस होता है, जिससे फ्लैचुलेंस हो जाना, डायरिया होना काफ़ी कॉमन है, वेट लॉस होना, हेपेटाइटिस। SGL2 इनहिबिटर्स जो है वो है ग्लाइकोज यूरिया ग्लूकोज का लॉस करते हैं, इसलिए UTI फ्रिक्वेंट होना, फ्रिक्वेंट यूरिनेशन होना बहुत ही कॉमन है। और प्रामलिनटाइड जैसे अमाइलिन एनालॉग से हाइपोग्लाइसीमिया होना कॉमन है। तो ये कुछ कॉमन ड्रग्स के कॉमन ADRs आप याद रखें, स्पेसिफिक ADRs याद रखें, जिससे आपको फ़ायदा होगा प्रिस्क्रिप्शंस की एक्सरसाइज में।
दिस इज़ अ पेशेंट अप्रोच स्लाइड कि डायबिटीज़ वाले पेशेंट को हम लोग कैसे अप्रोच करते हैं। तो जब भी टाइप 1 वाले पेशेंट होते हैं तो उसे हमें पता है कि इंसुलिन देना ही है, तो डाइट को कंट्रोल करना है और इंसुलिन देना है, जिससे आपको पेशेंट को किसी भी प्रकार से कंट्रोल करना है। ट्रिकी हो जाता है या फिर ऑप्शंस होते हैं टाइप 2 में, जहाँ पे आपको पहले डाइट और एक्सरसाइज से ट्राई करना है कि पेशेंट का लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से ग्लूकोज लेवल कंट्रोल में आए। अगर नहीं होता है तो फिर आप मेटफॉर्मिन ऐड कर सकते हैं। अगर कंट्रोल हो गया तो अच्छा है, नहीं कंट्रोल होता तो फिर आपको और दवाइयाँ ऐड करनी पड़ेगी। तो मेटफॉर्मिन के साथ और दवाइयाँ आपका ऐड करनी पड़ेगी। मेटफॉर्मिन के साथ यूजुअली आप जो कंबाइन कर सकते हैं, सल्फोलिन यूरिया है, मैग्लेटिनाइड्स हैं, ठीक है, ग्लिटाजोन्स है, DPP-4 इनहिबिटर है, हाइपोग्लाइकोसाइड इनहिबिटर है, तो काफ़ी सारी दवाइयाँ आप ऐड कर सकते हैं। यूजुअली सल्फोलिन यूरिया उसके साथ ऐड करते हैं। अगर कंट्रोल नहीं होता है तो फिर आपको 2 दवाई देनी पड़ेगी मेटफॉर्मिन के साथ, जिसमें सल्फोलिन यूरिया, मैग्लेटिनाइड या DPP-4 में से एक, और उसके साथ अल्फा ग्लाइकोसिडेज इनहिबिटर्स या फिर पायोग्लिटाजोन में से एक। तो 3 दवाइयों का कॉम्बिनेशन से आपको चलाना पड़ेगा। फिर भी नहीं होता है तो फिर आपको इंसुलिन देना पड़ेगा साथ में। और अगर स्ट्रेसफुल सिचुएशंस होती है तो उस सिचुएशंस में ऑब्वियसली आपको इंसुलिन देना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार से डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स को अप्रोच किया जाता है। अब आते हैं हम लोग एक्सरसाइज के ऊपर। तो किस प्रकार के प्रिस्क्रिप्शंस आपको दिए जाएंगे। यहाँ पे 16 ईयर का पेशेंट है, 40 kg उसका वेट है, उसको कंप्लेन है फटीग, वेट लॉस, इंक्रीज थर्स्ट, और उसे डायग्नोस किया गया है कि टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस है, काफ़ी कम एज पे हुआ। और यहाँ पे दिया गया है कि इंसुलिन का डोज आप इतना रखें, 0.4 यूनिट पर kg पर डे। तो इस पेशेंट्स में आप क्या ट्रीटमेंट देंगे या क्या प्रिस्क्रिप्शन लिखेंगे। तो टाइप 1 डायबिटीज़ है, फिक्स कर दिया है, इंसुलिन देना है, इंसुलिन का डोज दिया है, वेट दिया गया है। तो RX लिखने के बाद इसमें इंसुलिन जो देना है वो कंबाइन करके जो पहला रजाइम था उसके ऊपर हम लोग जाएंगे। जो स्प्लिट मिक्स रजाइम था उसके ऊपर से बनाया गया है, जिसमें रेगुलर इंसुलिन और आइसोफेन इंसुलिन जो इंटरमीडिएट है उसको कंबाइन करके दिया जाता है। और ऐसी एक वायल मंगाई जाती है कि जिस वायल के अंदर 40 यूनिट्स पर ml इंसुलिन हो। अभी इंसुलिन का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो बिकॉज पेशेंट का वेट है 40 kg, 0.4 यूनिट पर kg दिया जाना चाहिए। तो 0.4 इंटू 40 हो गया 16 यूनिट। तो पेशेंट का पर डे का रिक्वायरमेंट है 16 यूनिट उसको देना। तो उसका जो डिवीजन है वो 1/3 और 2/3 से किया जाता है। सो 1/3 जो है वो जो इंसुलिन है और 2/3 जो इंसुलिन है, तो 5 यूनिट और 11 यूनिट ऐसा डिवीजन किया जाता है। तो 11 यूनिट प्री ब्रेकफास्ट दिया जाता है जिससे पूरे दिन के लिए कंट्रोल में रहे। और लास्ट में डिनर के टाइम पे 1/3 5 यूनिट दिया जाता है, सबक्यूटेनियसली दिया जाता है 15 मिनट से 30 मिनट पहले खाने के। तो इस प्रकार से इंसुलिन देना है, सबक्यूटेनियसली देना है, इतने यूनिट्स देना है, इस प्रकार से डिवीजन करना है। ये कुछ चीज़ें आप ध्यान रख सकते हैं। साथ में एडवाइस देना ये टॉपिक में बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। बिल्कुल आप इसको मिस मत कीजिए, इसके मार्क्स होते हैं। तो इंसुलिन एक ही साइड पे इंजेक्ट नहीं करना है। अगर आप 1 मंथ या उससे ज़्यादा ले रहे हैं, फॉलोअप करना है 15 दिन के ऊपर, फास्टिंग पोस्ट प्राइंडियल का रिपोर्ट्स करवाना है, ग्लाइसेमिक स्टेटस के हिसाब से आपको उसका डोज एडजस्टमेंट करना है। जब भी हाइपोग्लाइसेमिया के सिम्टम्स हो, जैसे पाल्पिटेशंस हो गए, स्वेटिंग हो गए, ट्रेमर हो गए, तो उस टाइम पे आपको हाइपोग्लाइसेमिया का ट्रीटमेंट करना है। अगर आपके पास आपको रखना है बिस्किट या फिर ग्लूकोज पाउडर, या फिर आपको डॉक्टर से कंसर्न करना है। कार्बोहाइड्रेट रिस्ट्रिक्टेड डाइट रखना है, स्मॉल और फ्रीक्वेंट मील्स लेना है, एक्सरसाइज करना है, ब्रिस्क वॉकिंग, मील कभी भी स्किप नहीं करना है या फिर विगरस एक्सरसाइज नहीं करना है। और आपको एक अपना कार्ड कैरी करना है जिससे इमरजेंसी आपका या फिर आपके डॉक्टर का नंबर हो और आपको क्या बीमारी है वो यहाँ पे मेंशन करना है। ग्लूकोज लेवल और वेट के हिसाब से, जैसे हमने बात की कि इंसुलिन का डोज एडजस्ट करना होता है, और खाने या फिर डिनर के 15 से 30 मिनट के पहले अगर आप रेगुलर इंसुलिन लेते हो तो आपको उसका टाइम रखना है। दूसरा एक एक्सरसाइज यहाँ पे आपको दिया गया है, दैट इज़ 50 ईयर ओल्ड पेशेंट है जिसको टाइप 2 डायबिटीज़ है, और इसके लिए आप ड्रग थेरेपी लिखिए। तो हम लोग न्यू पेशेंट के हिसाब से अगर ड्रग थेरेपी लिखते हैं तो आप मेटफॉर्मिन के ऊपर जाए, ये सबसे आइडियल चीज़ है। 500 mg मेटफॉर्मिन है, इसको आप 2 ग्राम्स तक ले जा सकते हैं अगर कंट्रोल नहीं हुआ तो। एक टैबलेट आपको लेना है विथ ब्रेकफास्ट एंड डिनर। तो आप BD भी स्टार्ट कर सकते हो, 1 डे स्टार्ट कर सकते हो, मैक्सिमम आप 2 ग्राम्स तक जा सकते हो मेटफॉर्मिन के डोज में। ग्लिपिसाइड से भी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन आइडियली मेटफॉर्मिन ही लिखना चाहिए।
साथ में एडवाइस लिखिए, कार्बोहाइड्रेट रिस्ट्रिक्टेड डाइट, हाइपोग्लाइसीमिया यूजुअली मेटफॉर्मिन से नहीं होता है। अगर आप ग्लिपिसाइड लिखते हो तो हाइपोग्लाइसीमिया का भी कंट्रोल का लिखिए। इमरजेंसी में कार्ड रखिए, डॉक्टर का कॉन्टैक्ट नंबर ये सब भी लिखिए। जब भी आप ओरल हाइपोग्लाइसेमिक शुरू करते हो तो साथ में पेशेंट को लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और डाइट का एडवाइस ज़रूर दीजिए। उससे काफ़ी सारे, उसको बिल्कुल अंडर रेट मत कीजिए, काफ़ी सारा कंट्रोल रहता है। और अगर कॉम्बिनेशन थेरेपी शुरू करना है तो 2 ओरल हाइपोग्लाइसेमिक के ऊपर आप स्टार्ट कर सकते हैं। कई बार आपको इंसुलिन भी देना पड़ेगा अगर HbA1c बहुत ज़्यादा हो गया या फिर ग्लूकोज का लेवल उसका बहुत ज़्यादा है RBS, तो उस सिचुएशंस में आपको साथ साथ में इंसुलिन का लेवल भी इनिशियल इंसुलिन देकर भी ग्लूकोज को इनिशियली कंट्रोल करना पड़ेगा। फिर आपको डायबिटिक कीटो एसिडोसिस का मैनेजमेंट दिया गया है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो यहाँ पे पेशेंट को ICU में रखना है, सभी ब्लड इन्वेस्टिगेशंस के लिए भेजना है, उसमें स्पेशली ग्लूकोज, बाइकार्बोनेट, सोडियम, पोटेशियम, क्रिएट और हिमेटोक्रिट। ओके, तो यहाँ हमें देना है रेगुलर इंसुलिन। रेगुलर इंसुलिन जैसे हमने बात की थी कि 0.1 यूनिट पर kg/h IV इन्फ्यूजन के थ्रू हमें जाना है। शुगर का लेवल मॉनिटरिंग करना है और जिसे जैसे शुगर कंट्रोल में होता है तब उसका रेट ऑफ इन्फ्यूजन कम करना है। सलाइन इन्फ्यूजन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, पहले नॉर्मल सलाइन जाने देना है और जब भी 200 से कम आता है उस टाइम पे हमें 5% डेक्सट्रोज देना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज कीटोन बॉडीज़ क्लियर होने से पहले ग्लूकोज लेवल डाउन होता है। पोटेशियम के ऊपर वॉच रखना ज़रूरी है, अगर पोटेशियम लेवल डाउन होता है तो उस टाइम पे हमें पोटेशियम का इन्फ्यूजन 10 to 20 मिली इक्वल पर आवर करना है। pH का लेवल भी ध्यान रखना ज़रूरी है, अगर pH डाउन होता है तो हमें सोडियम बाइकार्बोनेट देना है, ठीक है। अगर pH नहीं डाउन होता है तो कोई ज़रूरत नहीं। और जब भी पेशेंट्स नॉर्मल खाना शुरू कर दे, धीरे धीरे कंडीशन उसकी नॉर्मल हो जाए तो उसको शिफ्ट करना है सबक्यूटेनियस इंसुलिन के ऊपर। कॉज की ट्रीटमेंट ज़रूर दें, जैसे एंटीबायोटिक फॉर इन्फेक्शंस, स्किन और माउथ की केयर रखें, पेशेंट्स के हाइड्रेशन के ऊपर ध्यान रखें, जो यूरिन आउटपुट है उसके ऊपर ध्यान रखें, और इन्वेस्टिगेशंस के ऊपर इलेक्ट्रोलाइट्स, शुगर्स, pH और बाइकार्बोनेट का लेवल भी चेक करें। अगर पेशेंट जा सकता है, मोबाइल है, तो कैथेटराइजेशन अननेसेसरी अवॉइड करें, उससे इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। तो होपफुली हो सके उतने कंसाइज वे में हमने ये पूरा डायबिटीज़ मेलाइटस का जो प्रैक्टिकल है वो हमने डिस्कशंस किया है। थोड़ा आपको फास्ट लगा होगा लेकिन आप पॉज करके देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। फिर भी अगर आपको कुछ टॉपिक मिस हुआ हो ऐसा लगता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम समझाने का ट्राई करेंगे। अगर किसी और टॉपिक के बारे में जानकारी चाहिए तो भी आप लिख सकते हैं। हमारा पूरा फार्माकोलॉजी प्रैक्टिकल प्लेलिस्ट में जाके प्लीज़ चेकआउट कीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।